अच्छा क्लास, हमारा जो आज का लेक्चर है वो उन कंटेंट्स के हवाले से है जो कि हमारे आउटलाइन के अंदर रह गए हैं। उसमें एक तो जो ई कॉमर्स का टॉपिक था वो मैंने आपको नहीं करवाया था। ये बेसिकली इंटरनेट का जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ई कॉमर्स मैंने छोड़ दिया था। जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स बेसिकली कहते हैं कि जब आपने पहले तो ये कि जो ई कॉमर्स है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है, और ई कॉमर्स से मुराद कि जब हम ऑनलाइन अपने गुड्स को सेल करते हैं या उसको परचेज करते हैं तो इस सारे सिस्टम को ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम दिया जाता है। इसको इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। वो कहते हैं रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स आर द सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट एंड ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा टू एग्जीक्यूट दीज ट्रांजेक्शंस। यानी इंटरनेट के थ्रू जब आप कोई भी अपना बिजनेस जो वो डील करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है। तो ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। फर्दर जो डिटेल है वो आपकी मर्जी है, आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं या आप उसको लिखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। ई कॉमर्स इज ऑफन यूज टू रेफर द सेल ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप फिजिकली जो हो सेल करना चाहते हैं, उनको परचेज करना चाहते हैं, बट इट कैन आल्सो डिस्क्राइब एनी काइंड ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन दैट इज फैसिलिटेटेड थ्रू द इंटरनेट। कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप वाया इंटरनेट परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी किस में आती है, वो ई कॉमर्स के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में हमारे पास तीन इसकी जो टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको B2C का नाम दिया जाता है। B2C का मतलब ये है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, कि एक जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर को अपनी आइटम जो वो सेल करता है। वो कहता है ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक, कि जितनी भी ये जनरल पब्लिक है उसको जो बिजनेस है वो उनको जो वो सेल करता है। इन दिस टाइप customer or consumer can visit the website and purchase the goods online। आप ये काम जो वो पहले भी करते हैं, हम में से बहुत सारे जो वो हम एक वेबसाइट को जो विज़िट करते हैं और फिर उस वेबसाइट पे जितने भी हमारी जो वो जो इंटरेस्टेड जो आइटम्स होती हैं अगर हम उनको परचेज करना चाहते हैं तो हम उसको ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो ये जो हमारे पास ई कॉमर्स की टाइप है इसको बिजनेस टू कंज्यूमर का नाम दिया जाता है। शॉपिंग कार्ट होता है जी। शॉपिंग कार्ट क्या होता है, वहाँ पर एक बास्केट बनी होती है, आप आइटम्स को सिलेक्ट करते जाते हैं और वो उस कार्ट के अंदर स्टोर होती जाती है और एट द एंड उसका बिल जो है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है कि ये इन आइटम्स का इतना बिल बना है, इनको आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आप अपना वो आपसे कहता है कि अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर दें। या फिर अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जब आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाया जाता है तो फिर आप उसको जो वो पे कर देते हैं, तो ऑर्डर जो पेमेंट है ऑन डिलीवरी भी जो वो हो जाती है या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए amazon.com है, overstock.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि हमें बिजनेस टू कंज्यूमर की फैसिलिटीज़ देती हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर आ जाता है, C2C इसको कहा जाता है। C2C कॉमर्स टेक प्लेस बिटवीन टू कंज्यूमर्स, दो कंज्यूमर्स के दरमियान जो है ये परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जांपल वन कंज्यूमर सेल्स एन आइटम थ्रू एन ऑनलाइन ऑक्शन। आपने अक्सर जो वो देखा होगा कि लाइक जिस तरह से हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें लोग अपनी जो परचेज करने वाली प्रोडक्ट होती है उसकी पिक्चर्स जो वो दे देते हैं, ठीक है, OLX.com। तो ये जो OLX है ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर की एग्जांपल है। तो OLX में आप अपनी प्रोडक्ट जो वो वहाँ पर उसकी पिक्चर्स लगाते हैं, उसके अमाउंट लगाते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं और फिर जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं वो देखते हैं कि ये जो वो प्रोडक्ट लगी हुई है और फिर वो आपसे जो नेगोशिएशन करते हैं। इसमें
बिड का भी जो वो आ जाता है कि कौन सी बिड, आप देखते हैं कि कौन सा पर्सन जो है मुझे ज़्यादा जो वो पैसे जो वो दे रहा है, तो जो ज़्यादा जो वो आपको पेमेंट देता है उसको जो वो आप फिर वो चीज़ सेल कर देते हैं। तो इसको C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ करता है जितनी भी सेल्स वगैरह होती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल जो eBay भी जो लिखी हुई है, ये भी वेबसाइट है जिस तरह OLX है, आप OLX की एग्जांपल भी जो दे सकते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जो वो सपोर्ट करते हैं। अब इसमें क्या आ जाता है, वो कहता है टेक प्लेस बिटवीन द टू बिजनेसेस, वन बिजनेस प्रोवाइड द सर्विस टू द अदर बिजनेस, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, advertisement, recruiting, sales, marketing, technical sports and training are the examples of the business to business। अब इसमें आपने अक्सर देखा होगा बहुत से पर्सन्स जो ऑनलाइन जो वर्किंग करते हैं, वो जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो वो जो वेबसाइट्स हैं वो उनको पेमेंट भेजती हैं पेपाल के थ्रू। अब पाकिस्तान में पेपाल जो है वो वर्किंग में नहीं है, तो इसके अगेंस्ट फिर जो दूसरी जो इसकी जो कंपनीज हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं। तो एक बिजनेसमैन से चेक लेती हैं और दूसरे बिजनेसमैन यानी ये जो पेपाल है वो उसको प्रोसेस करता है और फिर जो वो हमारे तक पहुंचता है। तो इस तरह से वो कहता है कि एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को जो है वो फैसिलिटेट करता है तो उसको B2B या बिजनेस टू बिजनेस का नाम दिया जाता है। जी, ये हमारे पास 3 जो टाइप्स थी ई कॉमर्स की, बड़ी सिंपल सी हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। ई कॉमर्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हम ओवर द इंटरनेट जब अपना बिजनेस जो वो कर रहे होते हैं, अपनी गुड्स को सेल्स कर रहे होते हैं या उनको परचेज कर रहे होते हैं, तो उसको ई कॉमर्स का नाम, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स का नाम दिया जाता है। 3 टाइप्स हमने पढ़ी। एक हमने पढ़ी है बिजनेस टू कंज्यूमर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी सबसे पहले कि जो बिजनेसेस हैं उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हुई लाइक जैसे दराज.pk, और वहाँ से हम उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं और अपनी चीज़ों को खरीदते हैं। दूसरी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैंने एग्जांपल दिया आपको OLX की कि बहुत से कंज्यूमर्स जो हो अपनी प्रोडक्ट्स जो हो OLX की वेबसाइट पे जो वो पोस्ट करते हैं और दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको विज़िट करके अगर उनको अच्छी लगे तो वो आपसे परचेज़ कर लेते हैं। और तीसरी बिज़नेस टू बिज़नेस है कि एक बिज़नेस जब दूसरे बिज़नेस को जो वो सपोर्ट करता है, उसको जो वो एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए या सेल मार्केटिंग पर्पज़ के लिए जो हो उनके साथ वर्किंग करता है, तो वो बिज़नेस टू बिज़नेस ई कॉमर्स की टाइप कहलाती है। जी, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। तीनों समझ आ गई हैं आपको? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह से हो सकता है। कॉलेज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरी जहाँ से वो वेबसाइट जो वो परचेज़ करता है, तो ये भी एक बिज़नेस जो वो दूसरे बिज़नेस को सपोर्ट कर रहा है। इसकी बहुत सारी जो वो फॉर्म्स हो सकती हैं। जब भी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करता है, उसको B2B ई कॉमर्स का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लाइक जिस तरह से Amazon.com है, तो ये इंटरनेशनल वेबसाइट है। आपको जो उसे वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड का नंबर जो एंटर करना पड़ता है, वो बेसिकली जो आइटम्स हैं वो कैश ऑन डिलीवरी जो वो नहीं करते। वो कहते हैं कि पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर दें, आपकी पेमेंट जो हो उसमें डिटेक्शन होगी, तो फिर जो ऑर्डर है वो आपके पास पहुंचेगा। इस तरह से होता है इंटरनेशनली। विद इन पाकिस्तान जो हो बहुत सारी ऐसे जो वो साइट्स हैं जो कि आपको कैश ऑन डिलीवरी जो हो दे देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ बेसिक्स हैं जो कि हमने करनी है। सबसे पहले तो ये कि इंटेलिजेंस क्या होती है, वो कहते हैं द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि वो कैपेसिटी जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसको लर्न करने के लिए जो हमारे पास कैपेसिटी होती है, हमारे माइंड में जो कैपेसिटी होती है, उसको इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। अब अल्लाह ताला ने हर जो इंसान में जो वो
मुख्तलिफ जो वो कैपेसिटी रखी है कि हर पर्सन जो है वो अपनी उस कैपेसिटी के लिहाज से जो वो लर्निंग करता है और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी सोच समझ के मुताबिक जो वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कहता है इज अ सिमुलेशन, सिमुलेशन बेसिकली मॉडल को कहते हैं। तो कहते हैं सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय द मशीन्स, यानी ये मशीन्स हैं और हम इन मशीन्स को इंसानी तर्ज की एक जो वो सोच जो वो या इंटेलिजेंस जो वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम मशीनों में इंसानी मॉडल के लिहाज से जो वो एक जब इंटेलिजेंस जो वो प्रोवाइड करते हैं या वहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक इंटेलिजेंस का मॉडल क्रिएट करते हैं, तो फिर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। इसमें वो कहता है जो मशीन्स हैं उनमें जब हम एक इंटेलिजेंस का मॉडल जो वो प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करती हैं, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उनके अंदर हम एक एबिलिटी जो वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। एबिलिटी टू एक्ट रैशनली, यानी वो सेंसिबली जो वो उसको एक्ट करेगा, उसको अपनी सेंस के लिहाज से, जिस तरह हम अपनी सेंस के लिहाज से जो वो वर्किंग करते हैं वैसे वो भी सेंस के लिहाज से जो वो उसके साथ जो वो एक्ट करेगा। एबिलिटी टू एक्ट लाइक अ ह्यूमन, लाइक जिस तरह से हम जो दूसरों को देखते हैं और सेंस करते हैं वैसे ही वो जो मशीन्स हैं वो भी दूसरों को देखेंगी और वो उनको सेंस करेंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है वो ये वर्किंग जो करता था इस तरह से। जो सेंट्रल एआई के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें जो वो इन्वॉल्व की जाती थी, वो कहते हैं रीजनिंग। रीजनिंग बेसिकली जो वो सेंसिबिलिटी को कहा जाता है कि ये जो सेंस है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्मिनोलॉजी में रीजनिंग का नाम दिया जाता है। नॉलेज, आपको पता है नॉलेज जो हमारे माइंड के अंदर जो चीज़ें होती हैं जिनके मुतालिक हम जो वो सोच विचार कर सकते हैं उसको नॉलेज कहते हैं। प्लानिंग आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाती है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये एआई के मॉडल के अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर परसेप्शन है। परसेप्शन कहा जाता है कि जो हम परसीव करते हैं दूसरों से, जो चीज़ हम देखते हैं और हम जो चीज़ समझते हैं अपने माइंड में, जो उसको परसेप्शन का नाम दिया जाता है। यानी आप परसीव क्या करते हैं। अगर आप कंप्यूटर को देखते हैं तो कंप्यूटर को देखकर आपने क्या परसीव किया, आपने क्या समझा कि ये क्या चीज़ है, वो जो आपकी जो परसेप्शन होती है ना, वो परसेप्शन भी जो हो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। एंड द एबिलिटी टू मूव एंड मैनिपुलेट द ऑब्जेक्ट्स, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मूव किस तरह से करना है और जो इनकी वर्किंग है वो किस तरह से परफॉर्म करनी है। फिर इसी तरह से वो कहता है इट इज़ द साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग द इंटेलिजेंट मशीन्स, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ऐसी मशीन्स जो डेवलप करते हैं जो कि ह्यूमन की तरह लाइक इंटेलिजेंट होती हैं और वो उस तरह से एक्ट करती हैं लाइक जिस तरह से ह्यूमन एक्ट करता है। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। जो आपने डेफिनेशन करनी है, डेफिनेशन ये लिखी हुई है एआई की, द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर्स, कि ये जो इंटेलिजेंट बिहेवियर्स है इनको मशीन्स के अंदर जो वो किस तरह से आपने डेवलप करना है या मशीन्स को किस तरह से आपने इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए ऑटोमेट करना है कि वो लाइक ह्यूमन की तरह एक्ट करें। तो उस कंप्यूटर साइंस की उस ब्रांच को जो कि मशीन्स को ऑटोमेशन जो वो करने का नॉलेज जो वो हमें प्रोवाइड करती है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया जाता है। जी इतना जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो तो बताइए मुझे। ऑटोमेशन कहते हैं कि जो ऑटोमेटिकली बिहेव करता है, ठीक है। अब जो मशीन होती है आप उसके साथ बातें नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मशीन आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें ऑटोमेशन है, उसके अंदर सेंस है।
हाँ जी ये आईफोन में जो सीरी होती है। जी बिल्कुल, सिरी जो है आईफोन के अंदर जो सिरी है ये एआई की एग्जांपल है। इसी तरह से अमेज़ॉन ने भी जो वो इंट्रोड्यूस करवाया था, उसका नाम जो वो मेरे जहन में नहीं है। बहरहाल बहुत सारी ऐसी जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो इको कि, सर, हाँ जी, इको के नाम से थी सर। इको के नाम से भी थी, और मेरे ख्याल में शायद कोई एलेक्सा करके इस तरह से भी एक जो वो नाम था, एलेक्सा लगती है, वो ये मेरे मुझे को जो वो एलेक्सा नहीं, कंफर्म इको नहीं है। एलेक्सा। तो वो जो तमाम मशीन्स जो कि हमको अंडरस्टैंड, ह्यूमन को अंडरस्टैंड करती हैं और ह्यूमन को अंडरस्टैंड करके वो लाइक ह्यूमन जो वो एक्ट करती हैं, उसको ऑटोमेशन का नाम दिया जाता है। उसके बाद एआई की एप्लीकेशंस हैं। अब ये एप्लीकेशंस की डिटेल है, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इनकी नाम याद रख लें, ये काफ़ी है। मेडिकल की फील्ड में बहुत सा जो वो काम किया हुआ है एआई, जो वो बहुत जो वो इंक्लूड है। इसके अंदर वो कहता है कार्डियोलॉजी जो है उसके अंदर एआई इंक्लूड है, न्यूरोलॉजी के अंदर है, जो अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो होती है, एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर जो एआई इंक्लूड है। कम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, उसमें एआई, जो रोबोट्स हैं जो कि ज़्यादा जो कम्प्लेक्स ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं, आप अक्सर न्यूज़ में जो सुनते रहते हैं। इट आल्सो हैज़ एन एप्लीकेशन इन इमेज गाइडेड सर्जरी एंड इमेज एनालिसिस एंड इन्हांसमेंट। तो इमेजेस, ये जो एक्सरे और जो सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई वगैरह जो किए जाते हैं, उसमें जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी जो वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। तो वो कहता है कि मेडिकल क्लिनिक कैन यूज द एआई सिस्टम टू ऑर्गेनाइज द बेड स्केड्यूल्स, मेक अ स्टाफ रोटेशन एंड प्रोवाइड द मेडिकल इंफॉर्मेशन। कि जो बेड्स हैं वह उनको किस तरह से जो वो स्केड्यूल करना है, उनको उनका जो स्टाफ है उस स्टाफ की जो रोटेशन किस तरह से परफॉर्म करनी है, ये सारी ये ऑटोमेशन जो वो सिस्टम है कि ऑटो सिस्टम्स उन्होंने एक जो वो बनाए हुए हैं जिनके अंदर जो उन्होंने कुछ सेंस जो वो इंक्लूड की हुई है, और वो उस सेंस के मुताबिक जो वो अपनी वर्किंग जो वो कंटिन्यू रखते हैं। इसी तरह से म्यूज़िक की फील्ड के अंदर जो एआई जो इन्वॉल्व है, स्मार्ट म्यूज़िक जो वो इसको कहा जाता है, जो कि म्यूज़िक जो वो क्रिएट करता है, उसको कंपोज करता है, और मुख्तलिफ तरह की जो म्यूज़िक थ्योरी के लिहाज से जो परफॉर्मेंस है वो हमें जो वो देता है। तो इन एप्लीकेशंस के नाम आपने याद कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन डिटेल अगर आप नहीं भी याद करते तो आप सिर्फ एप्लीकेशंस के नाम याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिटेल जो वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बस एप्लीकेशंस ऑफ एआई लिखा हुआ है, ये सारी, ये कुछ तो मैंने डिटेल दी है 4-5 की, बाकियों के सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। तो इन सारों में एआई सिस्टम जो वो इंक्लूड है। ये जो भी सिस्टम, ये जो ऑटोमेशन सिस्टम है, ये सारे के सारे एआई की तर्ज पर जो वो बनाए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप दराज.pk पे चले जाते हैं और उसमें आप जिन प्रोडक्ट्स को विज़िट करते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एड्स आपको जो है वहाँ पर नज़र आती हैं। तो वो एआई सिस्टम जो वो बना हुआ है, जो कि आप की जो सर्च है उसको सामने रखते हुए आपको एड्स देता है। फेसबुक है वो एआई को यूज़ करता है। आप जिन पेजेस को विज़िट करते हैं उन पेजेस की जो एड्स हैं वो आपको जो आपके पेज पर मोस्टली नज़र आती हैं। तो बहुत सारे जो हमारे गूगल है वो एआई को जो वो यूज़ करता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि एआई को जो वो यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, सेंस करते हैं, और फिर उस सेंस के मुताबिक जो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। कुछ ये भी जो वो एप्लीकेशंस के नाम लिखे हुए हैं, तो इन एप्लीकेशंस के नाम जो वो याद कर लें, या ऊपर जो मैंने लिखे हुए हैं उन एप्लीकेशंस के नाम याद कर लें। एक तो डेफिनेशन और दूसरा एप्लीकेशंस के नाम, ये आपके सिलेबस के हवाले से काफ़ी होगा।
शॉर्ट सर्च जो एप्लीकेशन का शॉर्टकट दे देता है। सिर्फ नाम लिखने हैं आपने, एप्लीकेशन के सिर्फ नाम लिखने हैं, आपने उनकी डिटेल नहीं लिखनी है। एआई की डेफिनेशन और एप्लीकेशन के नाम सिर्फ लिखने हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल बताई है, रोबोटिक्स की एग्जांपल बताई है, ई कॉमर्स की एग्जांपल बताई है। तो 2-3 की एग्जांपल तो मैंने वैसे ही बता दी, 3-4 ऊपर लिखे हुए हैं। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आप लर्न कर लें। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप खुद जो हो इसको रीड कर लीजिएगा, ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, इनको रीड कर लीजिएगा। और अगर ना समझ आई तो फिर मेरे से पूछ लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्राइम के हवाले से हमारे पास जो वो टॉपिक आ जाता है कि कंप्यूटर क्राइम क्या होता है। वो कहता है कि टाइप ऑफ क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द टारगेट और द टूल फॉर एन इलीगल एक्टिविटी इज कॉल्ड द कंप्यूटर क्राइम। कि जिस क्राइम के अंदर कंप्यूटर एज ए टारगेट या टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और वो एक इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कंप्यूटर क्राइम का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर क्रिमिनल किसको कहते हैं कि वो पर्सन जो कि कंप्यूटर क्राइम जो वो अडॉप्ट करता है, उसको कंप्यूटर क्रिमिनल या साइबर क्रिमिनल का नाम दिया जाता है। बहुत सारे जो ये क्रिमिनल्स की लिस्ट जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, मैंने सिर्फ 2 को जो वो एक्सप्लेन किया, बाकियों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। हैकर्स हैं, क्रैकर्स हैं, स्क्रिप्ट किडी है, कॉर्पोरेट स्पाई है, अनएथिकल एम्प्लॉय है, साइबर एक्सट्रॉनिस्ट है, साइबर टेररिस्ट है। तो मैंने सिर्फ 2 को एक्सप्लेन किया है। ये स्लाइड्स बनी हुई थी लेकिन वो स्लाइड्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो इसलिए मैं स्लाइड्स पर नहीं गया हूँ। मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो अब आपको कवर करवाने हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया था। हैकर किसको कहते हैं? वो कहते हैं जी वो पर्सन हु एक्सेस द कंप्यूटर नेटवर्क इलीगली फॉर नॉलेज पर्पस। ठीक है, हैकर में और क्रैकर में सिर्फ यही फ़र्क है कि जो हैकर है वो नॉलेज पर्पस के लिए नेटवर्क को इलीगली एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो क्रैकर है ये वो पर्सन है जो कि नेटवर्क को इलीगली कुछ नेगेटिव पर्पस के लिए एक्सेस करता है। तो इन दोनों में यही माइनर सा डिफरेंस है। ये दोनों जो वो गड़बड़ हो गए हुए हैं। हम हर पर्सन को जो वो हैकर कहते हैं, हाँ उसका नॉलेज जो हो वो नॉलेज पर्पस के लिए हो या वो नेगेटिव पर्पस के लिए हो। तो अब ये जो डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया हुआ है। क्रैकर का तो लफ्ज़ जो वो अब सुनने में आते नहीं है, सारे जो वो हैकरी जो वो कहते हैं। तो ये जहन में रखिएगा कि जो हैकर होता है वो नॉलेज पर्पस के लिए जो हैकिंग करता है, लेकिन जो क्रैकर है ये इलीगल पर्पस के लिए, एक नेगेटिव पर्पस के लिए हैकिंग परफॉर्म करता है। सो वो कहता है क्रैकर में डिस्ट्रॉय द डेटा एंड स्टील द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लेकिन जो हैकर है वो ये काम नहीं करता। उसने अगर कोई वर्किंग किसी नेटवर्क को अगर उसने एक्सेस करना है तो ठीक है, वो नॉलेज बेस के लिए करेगा, लेकिन जो उनका डेटा है वो उसको जो वो डैमेज नहीं करेगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उसको उस प्राइवेट डेटा को लीक नहीं करेगा। लेकिन जो क्रैकर है वो इस तरह का अगर काम करता है तो फिर उस पर्सन को हैकर नहीं बल्कि क्रैकर कहा जाएगा। जो फिशर होते हैं जी, जो फिशर होते हैं फिशिंग करते हैं, कहाँ पे? जो फिशिंग करते हैं वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, यानी अपना कोई वायरस वगैरह भेज के सॉफ्टवेयर भेज के उसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो हैक कर लेते हैं। बच्चे ये देखो ना, ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो मैंने सारी जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं, मैंने चंद लिखी हैं और 2 को सिर्फ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम वो जो 100 टर्मिनोलॉजीज हैं उन सारों को जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करें। आप नॉलेज गेन करने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है वो सिर्फ इतना जितना मैंने लिख दिया ना उतना कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं ये स्लाइड्स भी आपको भेज दूंगा, शेयर कर लूँगा आपके साथ। तो जिसने फर्दर जो हो इसको स्टडी करना है वो इसको कर सकता है, क्योंकि अभी वो पूरी लॉजिक एंड डिज़ाइन जो वो पड़ी हुई है मेरे पास, वो अभी मेरे पास 12-13 दिन ही है जिनके अंदर मैंने वो सारी जो वो आपको कवर करवानी है। उसके बाद
ये सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या होती है जी? वो कहते हैं सिक्योरिटी इज अ सिस्टम दैट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को और डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कहता है इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल डैमेज। इंटेंशनल कहते हैं कि जो जानबूझकर जो वो किया जाता है, और एक्सीडेंटल डैमेज कहते हैं कि जो गलती से बाय चांस जो वो हो गया। बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स, कि वो पर्सन्स जो कि कंप्यूटर जो आपके जो वो कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, जो ऑथराइज नहीं है, उन पर्सन्स को अनऑथराइज्ड पर्सन कहा जाता है। और वो एक्सीडेंटली या इंटेंशनली जो जब हमारे कंप्यूटर को डैमेज करते हैं तो फिर उसके लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर कैन डिटेक्ट वेदर द यूज़र इज ऑथराइज्ड और नॉट। कंप्यूटर जो हो डिटेक्ट कर सकता है कि जो यूज़र जो हो उसको यूज़ करने लगा है वो ऑथराइज्ड यूज़र है या वो अनऑथराइज्ड यूज़र है। और उसके बाद जो हमारे पास डेटा सिक्योरिटी है। अभी ये 1 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग जो वो एंड होने लगी है, तो मैं दोबारा जो इसको कनेक्ट करता हूँ, तो फिर आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है।